नमस्कार दोस्तों। आप सभी प्यारे लिसनर का दिल से स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ब्रिटिश दौर के उत्तराखंड के उस जंगल में, जो आपको बिल्कुल वहीं खड़ा महसूस कराएगी, जहां रात होते ही हवा बदल जाती है और पेड़ों के पीछे से कोई अनदेखी नजर घूरती सी लगती थी और आसपास के गांवों के लोग घर के दरवाजे बंद करके भी चैन से सो नहीं पाते थे। तो क्या है वो रहस्य और क्यों हर रात खतरा थोड़ा और पास आ रहा था, ये सब आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्रिटिश वन चौकी, तीसरा और अंतिम भाग। इसके बाद नारायण और ब्लेक गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर उस जगह पहुंचे जहां घने ऊंचे और सायेदार पेड़ खड़े थे। दिन की रोशनी में ही काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि रात के अंधेरे में यह काम खतरे से खाली नहीं था। एक मजबूत और पुराने पेड़ को चुना गया, जिसकी मोटी डालियां इतनी ऊंची थी कि नीचे की झाड़ियां और रास्ता साफ दिखाई दे सके। गांव वालों ने मिलकर पेड़ पर एक मचान बनाई। दो चौड़ी और मोटी लकड़ी की फट्टियां ली गई, जिन्हें मजबूती से आपस में बांधा गया। फिर उनके दोनों सिरों को मोटी रस्सियों से ऊपर की मजबूत शाखा के साथ कसकर बांध दिया गया। रस्सियों को बार बार खींचकर जांचा गया ताकि जरा सी भी ढील न रह जाए। जब सब कुछ पूरा हुआ तो मचान इतनी मजबूत लग रही थी कि उस पर दो आदमी पूरी रात बैठ सके। मचान तैयार होने के बाद दोनों सिपाही गांव वालों को वहीं छोड़कर अपनी चौकी की ओर लौट आए। अब बस शाम ढलने का इंतजार था। आसमान धीरे धीरे रंग बदल रहा था और जंगल की परछाइयां लंबी होती जा रही थी। नारायण ने ब्लेक को याद दिलाया कि रात भर पेड़ पर बैठने के लिए उन्हें दो मोटे कंबल साथ रखने होंगे, क्योंकि ऊंचाई पर ठंड ज्यादा लगती है, और थोड़ा पानी भी, ताकि जरूरत पड़ने पर नीचे उतरने की मजबूरी न बने। खाना उन्होंने पहले ही चौकी पर बना लिया था और दोनों ने बिना ज्यादा बात किए चुपचाप खा लिया, जैसे हर कोई अपने अपने मन में आने वाली रात की कल्पना कर रहा हो। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबा और जंगल पर अंधेरा उतरने लगा, दोनों ने अपनी राइफलें संभालीं, कंधे पर टांगीं और तयशुदा पेड़ की ओर बढ़ चले। उनके कदम भारी थे लेकिन इरादे साफ। आगे जो होने वाला था वह सिर्फ पहरा नहीं था, वह उस अनदेखे शिकारी से सीधा सामना था जिसने अब तक अंधेरे का फायदा उठाकर वार किए थे। आज रात जंगल की यह खामोशी टूटने वाली थी। शाम होते ही दोनों ने जल्दी से खाना खा लिया और अपने साथ पानी और गर्म कंबल ले लिए। राइफल कंधे पर उठाकर वे गांव की उस मचान वाले पेड़ की तरफ बढ़ चले। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। गांव में लालटेनें जल उठी थी और गांव वाले अपने शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। घरों के चूल्हों से धुआं उठ रहा था और हर कोई किसी जल्दी में लगा हुआ सा लग रहा था। नारायण और हेनरी ब्लेक उस पेड़ तक पहुंच गए। उन्हें देखकर कुछ गांव वाले भी उनके पास आ गए। नारायण और ब्लेक ने उन गांव वालों से कहा कि आप बिना किसी चिंता के सो सकते हो, हम पूरी रात आपके गांव की रखवाली करेंगे, उस मवेशी चोर बाघ से। ये सुनकर गांव वालों को राहत मिली। उन्हें खुशी हुई कि अब उनके मवेशी नहीं मारे जाएंगे। फिर नारायण ने अपनी राइफल कंधे पर टांगी और अपना कंबल व पानी नीचे खड़े गांव वालों को पकड़ा दिया। ऊपर चढ़ने के बाद हेनरी ब्लेक भी ऊपर चढ़ गए। दोनों के कंबल और पानी की बोतल एक रस्सी के जरिए ऊपर खींच ली गई। ऊपर चढ़ते ही नारायण ने गांव वालों से कहा कि अब आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए। करीब 9 बजे तक पूरा गांव अंधेरे में समा गया और आसपास झिंगुरों की तेज आवाज ने रात को और भी भयानक बना दिया। दोनों सिपाही चुपचाप चारों ओर निगाह रखे हुए थे, मगर अंधेरे में उन्हें केवल जमीन से आती आवाजों पर ध्यान देना था। रोशनी जानबूझकर नहीं की गई थी ताकि बाघ को शक न हो और उसे यह पता न लगे कि पेड़ पर कोई बैठा है। तभी उसके शिकार करने का तरीका मालूम हो सकता था।
रात धीरे धीरे बढ़ती चली गई और रात के 12 बजने के कुछ देर बाद ही चौकी की तरफ से गांव की ओर आती किसी की सरसराहट सुनाई देने लगी। नारायण ने ब्लैक को धीमे से कहा, वह आ रहा है। धीरे धीरे वह सरसराहट बढ़ती जा रही थी और उस मरे हुए बैल वाली जगह को पार करते ही वह आवाज एकदम शांत हो गई, जैसे वह जानवर रुककर सोच रहा हो। दोनों को अंधेरे में बस वही आवाज महसूस हो रही थी जो अब शांत थी। ब्लैक ने फुसफुसाकर पूछा, क्या वह रुक गया है? नारायण ने सिर हिलाया, हाँ, बस कोई आहट मत करना। दोनों उसके पास आने का इंतजार करते रहे और ऐसे ही 1 घंटा बीत गया, मगर फिर वह सरसराहट नहीं हुई। दोनों हैरान थे, अब वह क्या करने वाला है? वह गांव में क्यों नहीं आया? अब नारायण और ब्लैक को लगा कि शायद वह गांव में नहीं आया। तभी 2 बजे गांव के दूसरे कोने पर एक लकड़ी टूटी, जो केवल एक बार ही हुई और फिर से शांति फैल गई। अब दोनों सिपाही पूरी रात इंतजार करते रहने के कारण एक ही जगह बिना हिले डुले बैठे बैठे थक चुके थे। ब्लैक और नारायण दोनों ने मान लिया कि वह गांव नहीं आया और दूर से वापस लौट गया होगा। अब ब्लैक ने कहा कि वह अपनी आंखें बंद करके थोड़ा आराम करता है, तब तक नारायण निगरानी करेगा। ब्लैक ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसे नींद आ गई और नारायण की आंखें भी भारी होने लगीं। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब बैठा बैठा सो गया। अब चारों तरफ ऐसा गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो जंगल ने खुद अपनी सांस रोक ली हो और पेड़ पर बैठे दोनों सिपाही पूरी रात उस जानवर का इंतजार करते करते थक हार कर कब नींद की गिरफ्त में चले गए, उन्हें खुद पता ही नहीं चला। ठीक 4 बजते ही गांव के एक आदमी ने अपनी दुधारू गाय को चारा पानी देने के लिए घर का दरवाजा खोल दिया। उसके मन में यही भरोसा था कि जब गांव के पास पेड़ पर 2 सिपाही पहरा दे रहे हैं, तो कोई जंगली जानवर भीतर आने की हिम्मत नहीं कर सकता। वह अपनी लाठी उठाकर बाड़े की ओर बढ़ा। चलते चलते चारों तरफ ध्यान से देखा, मगर उसे अपने सिवा कोई और नजर नहीं आया। फिर भी उसके मन में कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि ऊपर पेड़ पर बैठे सिपाही सब देख रहे होंगे। वह बाड़े तक पहुंचा, लाठी एक तरफ रखी और जैसे ही बाड़े का दरवाजा खोलने झुका, उसी पल पीछे अंधेरे से एक भारी भरकम साया चुपचाप निकला और बिजली की फुर्ती से उस पर झपट पड़ा, उसे जमीन पर गिरा दिया। उस आदमी के मुंह से बस एक हल्की सी चीख निकली और अगले ही पल बाघ ने अपनी पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर वार करके अपने तेजधार दांत गड़ा दिए। सब कुछ इतना तेज था कि चीख भी हवा में घुटकर रह गई। उसी हल्की सी आवाज की गूंज पेड़ पर बैठे ब्लैक के कानों तक पहुंची। वह झटके से जागा, राइफल तानी और अंधेरे में देखने की कोशिश की, मगर चारों ओर अब भी गाढ़ा अंधेरा था। सुबह की रोशनी का कोई नामो निशान नहीं। उसने जल्दी से नारायण सिम्हा को जगाया और बताया कि उसने कोई आवाज सुनी है, लेकिन नींद की वजह से समझ नहीं पाया कि वह क्या थी। नारायण ने आंखें मलते हुए अंधेरे में झांका, मगर कोई हलचल न दिखी और उसने इसे ब्लैक का वहम मानकर सुबह होने तक चुपचाप बैठे रहने को कहा। कुछ ही देर में गांव में सुबह की हल्की हलचल शुरू हो गई। दरवाजे खुलने लगे, लोग बाहर निकले और तभी उस आदमी की पत्नी भी अपने घर से बाहर आकर उसे ढूंढने लगी। किसी ने उसे नहीं देखा था। घबराहट बढ़ती गई और जब वह बाड़े की ओर पहुंची तो गिरी हुई लाठी, उखड़ी मिट्टी, घसीटे जाने के निशान और ताजा खून की बूंदें देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया और शोर सुनते ही पेड़ पर बैठे दोनों सिपाही भी नीचे उतरकर दौड़े। बाड़े के पास पहुंचते ही उन्हें मिट्टी पर वही बड़े बड़े पंजों के निशान, खून की बूंदें और घसीट कर ले जाने के साफ निशान दिखे। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए। पूरी रात निगरानी के बावजूद यह हमला कैसे हुआ, कब हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं था और उसी पल दोनों सिपाही समझ चुके थे कि जो जानवर चुपचाप आया और इंसान को उठा ले गया, वह अब सिर्फ मवेशी चोर नहीं रहा, बल्कि मौत बनकर गांव में दाखिल हो चुका था। जब दोनों सिपाही हेनरी ब्लैक और नारायण ने उन निशानों का पीछा शुरू किया तो घसीट कर ले जाने के साफ निशान झाड़ियों की तरफ जाते दिखाई दे रहे थे।
कुछ दूर आगे एक जगह जमीन पर बहुत सारा खून फैला मिला, जैसे उस जानवर ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए शिकार को एक बार नीचे रखा हो। और फिर वहीं से आगे की ओर निशान दोबारा शुरू हो जाते थे। गांव वाले भी डरते सहमते हाथों में लाठियां और डंडे लिए उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। मगर अब दोनों सिपाहियों के कंधों पर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक इंसानी जान का बोझ आकर गिर चुका था। बेचैनी के साथ वे झाड़ियों में लाश टूटते हुए आगे बढ़ते रहे और कुछ ही दूरी पर घना जंगल शुरू हो गया। जमीन पथरीली होने लगी, निशान अचानक गायब हो गए। लेकिन नारायण जानता था कि वह जानवर अपने शिकार को गहरे जंगल में ही लेकर गया होगा। इसलिए सब लोग झाड़ियों को टटोलते हुए हर कदम फूंक फूंक कर रखते हुए आगे बढ़ते रहे। करीब 1 घंटे बाद हवा में मांस और खून की सड़ी हुई गंध घुलने लगी। नारायण का शक गहराया कि लाश अब ज्यादा दूर नहीं है। उसने ब्लैक को राइफल तैयार रखने को कहा और सबको सतर्क रहने का आदेश दिया। मिट्टी पर हल्के से निशान खोजते हुए वह झाड़ियों के एक घने झुरमुट तक पहुंचा, जहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। नारायण ने बंदूक आगे तानते हुए पत्थर के दूसरी तरफ झांका और वहीं झाड़ियों में आधी फटी, क्षत विक्षत एक इंसानी लाश पड़ी थी। ब्लैक ने फुसफुसाकर कहा कि बाघ पास ही कहीं हो सकता है। गांव वालों को बुलाया गया, पहचान हुई और सबने कांपती आवाज में बताया कि यह वही आदमी है, भोलू। लाश की हालत देखकर सबके शरीर सुन्न पड़ गए। ब्लैक ने देर न करते हुए कहा कि यहां रुकना खतरनाक है, जल्दी लाश उठाओ। किसी ने अपनी पगड़ी उतार कर लाश ढकी, 2 डंडे काटे गए और सब मिलकर लाश को गांव की ओर ले चले। आगे गांव वाले थे और सबसे पीछे राइफल ताने हर सरसराहट पर पलटते हुए नारायण और ब्लैक चल रहे थे, ताकि मौत दोबारा पीछे से वार न कर सके। 1 घंटे बाद जब वे गांव पहुंचे और लाश घर के सामने रखी गई, तो पत्नी और बच्चों की चीखों से पूरा गांव कांप उठा। डर और दुख ने सबको जकड़ लिया और उसी भारी माहौल में दोनों सिपाही चौकी संभालने के लिए विदा लेते हुए बस इतना कह गए कि थोड़ी देर में वे फिर लौटेंगे, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद दोनों सिपाही चुपचाप अपनी चौकी लौट आए और बिना एक शब्द बोले वहीं बैठ गए। चारों तरफ फैली खामोशी में सिर्फ उनके मन में उठते सवालों की आवाज थी। जो उस गांव वाले के साथ हुआ था, वही सोच उन्हें भीतर से खाए जा रहा था। कुछ देर बाद ब्लैक ने भारी स्वर में नारायण से पूछा कि जो बाघ अब तक सिर्फ मवेशियों पर हमला करता रहा, वह अचानक इंसान पर क्यों झपट पड़ा। नारायण ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि जंगल के जानवर का कोई नियम नहीं होता। भूख उसे अंधा कर देती है और जब वह इंसानी मांस का स्वाद चख लेता है तो फिर उसकी राह बदल जाती है। सच क्या है, यह गांव के आसपास तफ्तीश करने से ही पता चलेगा। ब्लैक ने तुरंत कहा कि इस पूरी घटना की जांच जरूरी है और हर बात रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए। बिना देर किए दोनों ने दोबारा गांव जाने का फैसला किया। रजिस्टर उठाकर वे उसी कच्ची पगडंडी पर बढ़ चले और वहीं मिट्टी पर उन्हें बाघ के ताजा पंजों के निशान दिखाई दिए, जो साफ तौर पर गांव की ओर जा रहे थे। जिस पेड़ पर रात भर वे पहरा दे रहे थे, उससे कुछ कदम पहले ही वे निशान मुड़कर गांव के मुख्य रास्ते की ओर चले गए थे। दोनों सिपाही दिल थामे धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करते रहे। निशान गांव के बाहरी घरों के पीछे तक जाते थे और एक बाड़े के पास घास के ढेर के सामने लंबे समय तक बैठे रहने के गहरे निशान बने हुए थे। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। वह जानवर पूरी रात गांव के चारों ओर चक्कर काटता रहा, शिकार की तलाश में, और जब कोई हाथ नहीं लगा तो किसी अकेले इंसान के बाहर आने की आहट ने उसे मौका दे दिया। उसी पल उसने हमला किया और शिकार को घसीटता हुआ जंगल में ले गया। उधर गांव वाले उस मरे आदमी के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे थे। प्रधान को बुलाकर उसका नाम, उम्र और पूरा घटनाक्रम रजिस्टर में दर्ज किया गया और दस्तखत भी करवा लिए गए। फिर दोनों सिपाही उस आदमी की पत्नी से मिले। नारायण ने भारी दिल से बस इतना कहा कि उसके पति की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी और उसका बदला जरूर लिया जाएगा।
इसके बाद वे चौकी लौट आए, लेकिन अब नारायण की चिंता और भी गहरी हो चुकी थी। वह जानता था आदमखोर बाघ कितने शातिर होते हैं। ब्लैक ने बताया कि उसका एक अंग्रेज दोस्त जो जंगलों में तैनात रहा था, किसी आदमखोर के शिकार अभियान में शामिल हुआ था। एक पूरे महीने तक पीछा किया गया, मगर बाघ हाथ नहीं आया, और आखिरकार किसी दूसरे शिकारी ने बड़ी मुश्किल से उसे ढेर किया। नारायण ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर इस बाघ ने और इंसानों को मारा और इंसानी मांस खाने की आदत पड़ गई, तो यह भी पक्का आदमखोर बन जाएगा। ये उसका पहला मानव शिकार है, और इससे पहले कि वह दोबारा वार करे, उसे खत्म करना ही होगा, क्योंकि एक बार आदमखोर बन जाने के बाद वह फिर कभी आसानी से हाथ नहीं आता। अब दिन धीरे धीरे ढल रहा था, और सूरज के साथ साथ दोनों सिपाहियों के मन में छाई उम्मीद भी डूबती जा रही थी। उस बाघ को मारने की अभी तक उनके पास कोई ठोस योजना नहीं थी। ब्लैक साफ तौर पर परेशान था। उसने नारायण की ओर देखते हुए कहा कि जब तक वह बाघ मारा नहीं जाता, तब तक वे दोनों हर रात उसी पर मचान लगाकर पहरा देंगे। नारायण को भी यह बात सही लगी, लेकिन फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, जिस शिकार को उस बाघ ने पिछली रात मारा था, उसे वह पूरी तरह खा नहीं पाया है, और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है आज रात वह फिर उसी गांव में लौटे। नारायण जानता था कि ऐसे जानवर को सिर्फ इंतजार से नहीं मारा जा सकता, उसे बुलाना पड़ेगा, लालच देना होगा। दोनों के दिमाग में एक ही बात बैठ चुकी थी, मवेशी। वही उसका कमजोर बिंदु है। अगर उसे गाय का लालच दिया जाए तो वह जरूर लौटेगा, और जब वह आएगा तो ठीक उसी जगह आएगा जहां उनकी राइफलें पहले से उसका इंतजार कर रही होंगी। और फिर उन्होंने रात का खाना जल्दी जल्दी खाया और अपना जरूरी सामान साथ लिया, और एक बार फिर उसी पेड़ वाली मचान की ओर चल पड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने सभी गांव वालों को सख्त लहजे में समझाया कि आज रात कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा। यहां तक कि अगर सुबह हो भी जाए, तब तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा जब तक उनकी आवाज न सुनाई दे, क्योंकि आज की रात सिर्फ पहरे की नहीं थी, आज की रात उस बाघ को बुलाने की थी। गांव के प्रधान से नारायण और ब्लैक ने साफ शब्दों में कहा कि रात के लिए एक गाय दी जाए, जिसे मचान वाले पेड़ के ठीक नीचे बांधा जाएगा। गांव की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए प्रधान ने बिना किसी हिचक के अपनी ओर से एक गाय दे दी। उसी गाय को पेड़ के नीचे मजबूती से बांध दिया गया। ब्लैक ने सख्त आवाज में एक बार फिर चेतावनी दी कि रात में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा जब तक वे खुद आवाज न दें। प्रधान और गांव वालों ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अब दिन पूरी तरह ढल चुका था। प्रधान के कहने पर सभी लोग अपने अपने घरों की ओर लौट गए। अंधेरा होने से पहले ही सबने अपने काम निपटा लिए और घरों के दरवाजे बंद कर लिए, ठीक वैसे ही जैसा नारायण और ब्लैक ने आदेश दिया था। जिस घर में मौत हुई थी, वहां दो गांव की औरतें सहारा देने के लिए रुक गई, और उस घर का दरवाजा भी बंद कर दिया गया। उधर दोनों सिपाही अपनी राइफलें और कंबल लेकर बारी बारी से मचान पर चढ़ गए, जिसके ठीक नीचे वह गाय बांधी हुई थी। कुछ देर तक गांव के सन्नाटे के बीच उस घर से आती धीमी धीमी रोने और सिसकने की आवाजें पेड़ पर बैठे दोनों सिपाहियों के कानों तक पहुंचती रहीं। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, वे आवाजें भी खामोशी में डूबती चली गई, और पूरे गांव पर एक ऐसा गहरा सन्नाटा छा गया जैसे जंगल खुद किसी अनहोनी के इंतजार में सांस रोके बैठा हो। ब्लैक और नारायण की नजरें नीचे बांधी हुई गाय पर टिकी हुई थीं। आज उनके पास उस बाघ को खींच लाने का पूरा इंतजाम था, इसलिए दोनों की उंगलियां राइफल के ट्रिगर पर कसकर टिकी हुई थी, मानो जरा सी भी हलचल होते ही मौत का फैसला सुनाने को तैयार हों। उस गांव वाले की मौत ने दोनों को भीतर तक झकझोर दिया था, क्योंकि वे पूरी रात उसी पेड़ पर बैठे रहे थे, निगरानी करते रहे थे। फिर भी वह दरिंदा गांव के भीतर घुस आया और एक इंसान को उठाकर ले गया। यही सोच ब्लैक और नारायण के दिलों में कांटे की तरह चुभ रही थी। अंधेरे में गाय की हल्की सी हरकत, उसकी सांसों की आवाज, रस्सी का तनना,
सब कुछ दोनों को असामान्य लग रहा था। चारों ओर फैला सन्नाटा ऐसा था जैसे जंगल खुद सांस रोककर इस टकराव को देख रहा हो। हर पल उन्हें लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे कहीं दो जलती आंखें उन्हें देख रही हैं, उनकी एक एक हरकत को गिन रही हैं। इस बार कोई चूक नहीं होनी थी, क्योंकि अब यह सिर्फ शिकार का खेल नहीं रहा था, बल्कि उस डर का हिसाब चुकाने की घड़ी थी जो एक इंसानी जान के साथ उनके जमीर पर भी भारी पड़ चुका था। तभी जंगल की ओर से उल्लू की एक तीखी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज गूंजी। वह आवाज ऐसी थी जिसे सुनकर दोनों ही समझ गए कि उल्लू ने किसी बड़े जानवर को चलते देख लिया है। उसी पल ब्लैक और नारायण की आंखें और कान उसी दिशा में जम गए। लेकिन कुछ देर तक फिर कोई आवाज नहीं आई, जैसे जंगल ने अचानक खुद को थाम लिया हो। रात के लगभग 11 बज रहे थे कि गांव से कुछ दूरी पर झाड़ियों में सरसराहट शुरू हुई। वह आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे उसी पेड़ की दिशा में आ रही थी जिस पर दोनों बैठे थे। नारायण ने बहुत धीमे से ब्लैक के कान में कहा कि दोनों एक साथ तभी गोली चलाएंगे जब बाघ गाय पर हमला करेगा। उससे पहले एक भी गोली नहीं चलेगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उस जानवर को और ज्यादा शातिर बना सकती है। यही एक मौका है और इसे पूरे धैर्य और सूझबूझ के साथ संभालना होगा। कुछ ही देर में वह सरसराहट पेड़ से थोड़ी दूरी पर आकर रुक गई, मगर अंधेरे में अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ब्लैक ने अपनी राइफल उसी ओर कसकर तान रखी थी, उंगली ट्रिगर पर जमी हुई, बस एक पल के इशारे का इंतजार। लेकिन बाघ चालाक था, वह पास नहीं आ रहा था। नारायण ने नीचे गाय की ओर देखा, वह भी बुरी तरह डरी हुई थी। उसी दिशा में मुंह किए हवा में कुछ सूंघ रही थी और बार बार रस्सी खींचकर इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी। उसकी यह हालत देखकर नारायण को यकीन हो गया कि बाघ बहुत पास ही है, कहीं अंधेरे में छिपकर गाय को देख रहा है। फिर भी वह हमला क्यों नहीं कर रहा था? उसी पल नारायण के मन में खौफनाक ख्याल आया, कहीं उसने ऊपर बैठे उन दोनों को देख तो नहीं लिया? अगर देख लिया होगा तो वह गाय के पास नहीं आएगा, और अगर वह गाय के पास आएगा तो इसका मतलब होगा कि उसने अभी तक उन्हें नहीं देखा। बस इसी अनिश्चितता में धैर्य रखना था और उसके हमले का इंतजार करना था। नारायण ने उंगलियों के इशारे से ब्लैक को समझा दिया कि जब तक बाघ पास ना जाए एक भी आहट नहीं करनी है। ब्लैक भी ये भली भांति जानता था कि बाघ जंगल का सबसे शातिर और ताकतवर शिकारी होता है, जो अपना हमला पूरी तरह नाप तोल कर सही वक्त चुनकर करता है, और जब करता है तो एक ही वार में शिकार को खत्म करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे एक पूरा घंटा बीत गया। रात अब पूरी तरह ठंडी और गहरी हो चुकी थी। चारों ओर झिंगुरों का तेज शोर उस सन्नाटे को तोड़ रहा था, और जब वे अचानक चुप हो जाते तो खामोशी और भी ज्यादा भयावह लगने लगती। ब्लैक ने हाथ में बंधी घड़ी पर नजर डाली। 12 बज चुके थे और अब तक वह बाघ गाय के पास नहीं आया था। उसने नारायण की ओर देखा। नारायण के चेहरे पर भी वही बेचैनी साफ झलक रही थी। दोनों के मन में अजीब अजीब ख्याल उमड़ रहे थे। क्या वह बाघ अब भी कहीं पास ही पेड़ के आसपास बैठा है, या फिर उसे ऊपर बैठे होने का शक हो गया और वह खतरा भांप कर लौट गया, या फिर वे बेकार ही पूरी रात उसके इंतजार में बैठे हैं। ये पहली बार था जब दोनों किसी बाघ का शिकार करने के लिए उसके सामने आने का इंतजार कर रहे थे, और वह भी एक ऐसे आदमखोर का जो हर छोटी से छोटी चीज को शक की नजर से देखता है। धीरे धीरे ब्लैक को भी लगने लगा कि शायद वह यहां नहीं है। नारायण ने भी मन ही मन मान लिया कि बाघ लौट गया होगा, क्योंकि बाघ रात में बेहद साफ देख सकता है। फिर भी यह बात नारायण को खाए जा रही थी कि उन्होंने जरा सी भी आवाज नहीं की थी। फिर शक होने का कारण क्या था? दोनों अब भी पूरी तरह शांत बैठे थे, गाय की हर हरकत पर नजर जमाए। तभी लगभग 2 बजे अंधेरे में एक भारी सांस जैसी आवाज सुनाई दी, जिसमें हल्की सी गुर्राहट घुली हुई थी। वह आवाज सुनते ही दोनों के शरीर एकदम तन गए और उनके हाथ अपनी अपनी राइफलों पर कस गए। दोनों ने अपनी सांसें तक रोक ली, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था
कि आने वाले पल बेहद खतरनाक और निर्णायक होने वाले हैं। नीचे बाधी गाय पहले से ही अंधेरे की ओर मुंह किए खड़ी थी, नथुने फुलाकर हवा सूंघ रही थी और अगले खुरों से जमीन कुरेद रही थी, जैसे किसी अनदेखे दुश्मन से मुकाबले की तैयारी कर रही हो। उसी क्षण नारायण ने महसूस किया कि झिंगुर, जो अब तक शोर मचा रहे थे, उस हल्की गुर्राहट के बाद अचानक चुप हो चुके थे। यह उसने पहली बार देखा था। ब्लेक ने अपने शरीर को सख्त किया, निशाना साधते वक्त हाथ न हिले और राइफल की नाल गाय से कुछ इंच आगे अंधेरे की ओर टिका दी। अचानक रात का सन्नाटा चीरती हुई एक जोरदार गुर्राहट गूंजी और उसी पल एक विशाल साया गाय पर आ गिरा। उस भयानक गुर्राहट ने साबित कर दिया कि यही वह बाघ था जो देर से घात लगाए बैठा था। ब्लेक ने गोली चलाने का इशारा किया, लेकिन नारायण ने उसे रोक लिया और फुसफुसाकर समझाया, पहले उसे यकीन हो जाने दो कि गाय अकेली है। जब वह आराम से वार करेगा तभी सही निशाना मिलेगा। गाय और बाघ जोर से हिलडुल रहे थे। तभी बाघ ने आखिरी वार गाय की गर्दन पर किया। दर्द से भरी एक दबी हुई चीख गले में ही अटक गई और गाय जमीन पर ढेर हो गई। बाघ उसके पास खड़ा था, दांत गर्दन में गड़े हुए। उसी पल नारायण ने इशारे से तय किया, ब्लेक सिर पर निशाना लेगा और वह रीढ़ या कंधे पर। अगले ही पल दोनों ने एक साथ ट्रिगर खींच दिए। जोरदार धमाकों के साथ दो गोलियां बाघ के शरीर में धंस गईं। बाघ ने भयानक दहाड़ मारी और गाय के ऊपर ही ढेर हो गया। ब्लेक की गोली ने उसके सिर में बड़ा सुराख कर दिया था और नारायण की गोली ने उसकी रीढ़ तोड़ दी थी। बाघ एक इंच भी नहीं हिल पाया, दीवार की तरह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी पूरी तसल्ली के लिए दोनों ने एक एक और फायर किया। 4 गोलियां लगने के बाद वह साया बिल्कुल निश्चल हो गया। काफी देर तक दोनों इंतजार करते रहे। घड़ी देखी, 3 बज चुके थे और सुबह होने में बस 1 घंटा बचा था। एक सूखी टहनी बाघ की ओर फेंकी गई, कोई हरकत नहीं हुई। यकीन हो जाने पर दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे और प्रधान को बुलाने गए। जैसे ही लैंटनों और मशालों की रोशनी पड़ी, गांव वालों ने देखा एक बहुत बड़ा बाघ जमीन पर मरा पड़ा था और पास ही घायल गाय अब भी जिंदा थी। उसकी गर्दन पूरी तरह नहीं टूटी थी, बस आधे दांत गड़े थे, इसलिए वह बच गई थी। सुबह की हल्की रोशनी में जब ब्लेक ने बाघ के दांत देखे तो पाया कि नीचे के 2 दांत घिस चुके थे। यह बाघ बूढ़ा हो चुका था, जंगली जानवरों का पीछा करने में असमर्थ। शायद इसी मजबूरी ने उसे इंसानों की ओर मोड़ दिया था। और उसी रात उसके आतंक का अंत भी हो गया। इसके बाद ब्लेक ने पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट एक चिट्ठी में लिखी और अगले ही दिन अल्मोड़ा भेज दी गई। चिट्ठी मिलते ही उसी दिन वहां से एक बड़े अधिकारी का आगमन हुआ। उसने मौके पर पहुंचकर पूरी कहानी सुनी, निशानों और मरे हुए बाघ को देखा और गांव वालों से भी सच्चाई की पुष्टि की और उस बाघ की लाश को जंगल के पास जला दिया गया। इसके बाद उसी चौकी पर सबके सामने हेनरी ब्लेक और नारायण सिंह दोनों को उनके साहस, धैर्य और सूझबूझ भरे इस अद्भुत कार्य के लिए सम्मानित किया गया। उस घटना के बाद पूरे इलाके में एक अजीब सी शांति छा गई। रातें फिर से डरावनी नहीं रहीं, मवेशी सुरक्षित रहने लगे और गांव वालों की नींद लौट आई। चौकी पर तैनात दोनों सिपाही अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क थे, क्योंकि वे जानते थे कि जंगल कभी पूरी तरह शांत नहीं होता, लेकिन इस बार वे निश्चिंत थे, अगले खतरे के लिए पूरी तरह तैयार। और दोस्तों, आज की इस खौफनाक कहानी का यहीं पर अंत होता है। एक ऐसी रात जहां जंगल ने अपना सबसे डरावना चेहरा दिखाया और 2 सिपाहियों की सूझबूझ ने पूरे इलाके को उस आतंक से मुक्त कर दिया। लेकिन याद रखिए, जंगल कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। खतरे बस छाया में छिपे रहते हैं। अगली रात अगली नई कहानी का इंतजार करते हुए। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची डरावनी जंगल की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखना और शुभ रात्रि।